हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर रहे या स्फेरिकल कंडक्टर को लेके चलेंगे। तो कैपेसिटर स्फेरिकल कंडक्टर कोई है इस टाइप से विद्यार्थी है, तो कंडक्टर भी कैपेसिटर ही होता है, बशर्ते इसकी सेकेंड प्लेट जो होती है वो कहाँ माना जाता है, इनफाइनाइट पर माना जाता है। इसकी सेकेंड प्लेट कहाँ माना जाता है, इनफाइनाइट पर माना जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये कंडक्टर है, अब हमें इसे आवेशित करना है। ये आपके पास कोई बैटरी है, डिस्चार्ज हो गया, तो आप दुकान पे जाते हैं चार्जिंग कराने के लिए। अगर एकदम डिस्चार्ज हो गया है आपकी बैटरी, तो धीरे धीरे चार्ज करता रहता है, धीरे धीरे चार्ज करता रहता है। जो चार्ज डीक्यू जाता है वो स्लोली जाता है, ऐसा नहीं कि अचानक तुरंत फुल हो गया। तो जब चार्ज की पहली खेप, चार्ज डीक्यू की जब पहली खेप देते हैं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कोई रिपल्सन फोर्स वर्क नहीं करता है। शुरुआत में ये प्लेट पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो इस पर कोई चार्ज है, ना इसका कोई पोटेंशियल है, चार्ज पोटेंशियल कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो नहीं बदलती है, वो स्थिर है इस दशा में। अभी जब मैं बात कर रहा हूं, इसकी क्या है, कैपेसिटेंस स्थिर है। इतना जानकारी में होना चाहिए। तो चाहे आप कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर में क्या होता है, यहां पर ये डीक्यू चार्ज को इनफाइनाइट तक ले आते हैं, तो पहली बार में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, जैसे t बराबर 0 पर लास्ट में कुल चार्ज हमको कितना देना है, q बराबर क्या है 0, और v बराबर क्या है, वो भी 0 है। शुरुआत में जब टाइम 0 है तब, ठीक है। तो ऐसे शुरुआत में जब डीक्यू चार्ज देते हैं तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन जब उसके बाद से जब डीक्यू चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ चालक तक ले आते हैं, स्फीयर तक ले आते हैं, तो अब यहाँ पे जब डीक्यू चार्ज दी थी इस पर प्लस आवेश आ गया होगा। इसकी नेगेटिव प्लेट कहाँ है, इनफाइनाइट पर, तो इसकी नेगेटिव प्लेट इनफाइनाइट पर है, तो उसी प्लेट से डीक्यू चार्ज, पॉजिटिव डीक्यू चार्ज को यहाँ ले आते हैं, तो रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। पहली बार में कोई रिपल्सन फोर्स कार्य नहीं करेगा, क्योंकि शुरुआत में कंडक्टर पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो पहली खेप डीक्यू ले आते हैं तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद अब डीक्यू चार्ज तो हो गया ना, ले आए तो पहली बार, अब फिर दूसरी बार जब फिर डीक्यू चार्ज ले आते हैं, तो अब डीक्यू के बीच रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा, तो थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। चलिए फिर तीसरी बार डीक्यू चार्ज को ले आते हैं, तीसरी बार ले आएंगे कि तो अब चार्ज 2 डीक्यू हो गया है इस पे, अब रिपल्सन फोर्स और बढ़ जाएगा। चौथी बार ले आएंगे और रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा, पांचवी बार ले आएंगे और रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा। इस प्रकार से चार्ज जैसे जैसे इसका बढ़ता चला जाएगा, रिपल्सन फोर्स का मान बढ़ता चला जाएगा, मतलब कार्य करने में बड़ी कठिनाई होगी। जैसे शुरुआत में मोबाइल की बैटरी बड़ी जल्दी चार्ज हो जाती है, मोबाइल की बैटरी बड़ी जल्दी नजदीक पहुंच जाता है, 90 तक आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन 90 से 100 तक चार्ज करने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वहां रिपल्सन फोर्स कार्य करने लगता है, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। थोड़ा सा चार्ज करने के लिए 99 से 100 करने के लिए सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ता है। मोबाइल 99% चार्ज है और 100 चार्ज करना है, तो 99 से 100 पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ता है, आगे चार्ज होता ही नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिपल्सन फोर्स उस दशा में बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, फिर ये टी बराबर विद्यार्थी हम मान लेते हैं कोई छोटा समय है टी, उस दशा में क्यू को हम मान लेते हैं ये चार्ज क्यू हो गया होगा,
और इसका पोटेंशियल V इक्वल टू होता है Q बाई सी। अगर इसका चार्ज ये मीडियम वाला T कोई मीडियम का केस है, फुल चार्ज नहीं होगा, फुल चार्ज तब होगा जो Q हो जाएगा, Q मीडियम का केस है। और अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर है विद्यार्थी, तो इसका दूसरा नेगेटिव प्लेट इनफाइनाइट पर है, उसी नेगेटिव प्लेट से प्लस क्यू चार्ज को, जो बाहर प्लस क्यू आवेश रहता उसको हम ले आ रहे हैं। तो पहली खेप ले आएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, दूसरा जब ले आएंगे डी क्यू चार्ज तो हमें रिपल्सन फोर्स लगेगा। जैसे जैसे इसका चार्ज बढ़ता चला जाएगा, चार्ज बढ़ने से अब इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, लेकिन कैपेसिटेंस नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान दें। सी क्या है? अरे भाई किसी स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी धारिता क्या है? नियत है। धारिता बढ़ता है तो उसका केस दूसरा है, तो यहां बढ़ना नहीं हमको। हाँ, तो मान लेते हैं किसी क्षण चार्ज जब ले आते रहते ऐसे काफी देर करते करते चार्ज क्यों हो गया, तो उस दशा में इस स्फेरिकल कंडक्टर की क्या है? पोटेंशियल V बराबर Q बाई सी हो गया है। चलिए लास्ट में अब हमें फुल चार्ज करना है, तीसरी स्टेज पे आते हैं। ये T बराबर हो गया क्या? कैपिटल T, और ये Q बराबर क्या हो गया? कैपिटल Q, मतलब फुल चार्ज हो गया, फुल चार्ज हो गया। तो यहाँ कैपिटल V बराबर अब हो जाएगा Q अपान C, मतलब जितना चार्ज होना था उतना चार्ज हो गया। तो यही इतना कंडीशन आपके सामने है। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग dq charge from infinite to sphere। मतलब एक्सटर्नल एजेंट द्वारा dq चार्ज को इनफाइनाइट से स्फीयर तक ले आने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो अगर ये कार्य वाली बात है तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का केस होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का केस होता है। कार्य बराबर होगा V माइनस V इनफाइनाइट इक्वल टू हो जाएगा dw अपान dq। पोटेंशियल डिफरेंस की आप परिभाषा पढ़े होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा पढ़े होंगे कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और टेस्ट चार्ज के रेशियो को उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो एक इनफाइनाइट से dq चार्ज को ले आ रहे हैं, इसका पोटेंशियल V है, तो इनफाइनाइट से ले आ रहे हैं तो V माइनस V इनफाइनाइट इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपान चार्ज मतलब जो चार्ज आप ले आ रहे हैं, dq चार्ज ले आ रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा से यहां से ये बनेगा आपका फार्मूला। तो यहां से हम लिखना चाहें तो V माइनस V इनफाइनाइट 0 है, dw अपान dq आया, तो dw बराबर हो जाएगा विद्यार्थी V dq होगा। हाँ, ये तो उस दशा के लिए है, V dq होगा। हाँ, तो dw इक्वल टू हम लिख सकते हैं V देखिए t समय पर एक बार चार्ज इसका q था, तो उस समय V बराबर q बाई सी है। तो V जो है V बराबर q बाई सी है, तो q बाई सी समझिए थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि छोटा चार्ज dq जब ले आएंगे मतलब ये है कि जैसे जैसे चार्ज ले आ रहे पोटेंशियल का मान इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो पोटेंशियल यहाँ वेरिएबल है, बिल्कुल वेरिएबल है।
लेकिन जब चार्ज ये v हो गया है तो वो कुछ क्षण के लिए स्थिर मान लेंगे। तो एक बहुत छोटा सा चार्ज ले आने से, dq चार्ज ले आने से तुरंत पोटेंशियल बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, स्थिर मान लेते हैं। तो छोटे चार्ज के लिए लेकिन बाद में बढ़ता जाएगा। हाँ, तो v का स्थान क्या लिखेंगे, q/c और dq हो जाएगा, q/c dq हो जाएगा। यस विद्यार्थी, तो हम समझते हैं आप इतना समझे होंगे। इसके बाद तो इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब इसका कुछ और मतलब समझिए विद्यार्थी। अगर ये कैपेसिटर होता, कैपेसिटर होता क्या होता है, कैपेसिटर की मान लेते हैं ये दो प्लेट है, ये दो प्लेट है और ये निगेटिव वाला प्लेट है। क्या होता है, ये निगेटिव वाला प्लेट है और ये पॉजिटिव वाला प्लेट है। ये तो बनने के बाद पता चला ना, शुरू में कोई चार्ज नहीं है, शुरू में कोई चार्ज नहीं है। चलो, तो यहां से dq चार्ज है। कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट भी इसी प्रकार से है, जैसे इसकी दूसरी प्लेट कहाँ माना जाता है, इनफाइनाइट पर माना जाता है अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, वैसे कैपेसिटर की प्लेट नजदीक में होती है, बस इतना फर्क है। तो ये इस प्लेट से dq चार्ज को यहाँ पे ले आएंगे, तो ये dq यहाँ हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाला दूसरी वाले प्लेट से प्लस चार्ज ले आएंगे, तो यहाँ प्लस कम होगा, तो ये निगेटिव एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ प्लस एक ज्यादा हो जाएगा। फिर dq चार्ज ले आएंगे, फिर यहाँ प्लस बढ़ेगा, फिर यहाँ निगेटिव हो जाएगा। मतलब प्लेट पर आप जानते होंगे बाहर एक प्लस आवेश भी उत्पन्न होता है, जो अर्थ से जोड़कर क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं हम लोग। मतलब यहाँ से प्लस dq चार्ज ले आएंगे इस पे, यहाँ प्लस होता जाएगा, यहाँ पे निगेटिव होता चला जाएगा। तो शुरू में तो पहली खेप जब dq को ले आएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा ले आएंगे dq तो अब थोड़ा थोड़ा वर्क बढ़ता जाएगा। तीसरा ले आएंगे और मुश्किल होगा। लास्ट वाला dq जब ले आएंगे, लास्ट वाला dq जब ले आएंगे q करने के लिए, तो सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखा हूं कॉन्सेप्ट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग चार्ज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक्सटर्नल एजेंट द्वारा चार्ज को लाने में जो कार्य किया जाता है, ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। ये आपको बता रहे हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसका एक केस है। तो विद्यार्थी अगर ये इसका दूसरा प्लेट इनफाइनाइट पे है और जो कैपेसिटर की बात करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही बात मैं कर लूं, तो उसका दूसरा प्लेट तो नजदीक होता है। तो ऐसे ऐसे ले जाएंगे। अब ये नेगेटिव प्लेट से प्लस वाला पोर्शन अगर इधर इस वाले प्लेट से प्लस वाला ले जाएंगे, तो प्लस वाला यहाँ बढ़ता चला जाएगा। तो जब इस पे प्लस पहले से हो चुका रहेगा और नेगेटिव वाले प्लेट से प्लस वाला ले आएंगे, तो प्लस प्लस के बीच रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। तो इसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ता चला जाएगा, वर्क का मान बढ़ता चला जाएगा, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे जैसे वही तो कह रहे हैं, लास्ट वाला क्यू करने के लिए dq चार्ज को लास्ट बार जब देंगे तो सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यही केस जो कैपेसिटर के लिए है, 100% वही केस स्फेरिकल कंडक्टर के लिए है। दोनों डेरिवेशन सेम है, बशर्ते इसका प्लेट नजदीक रहता है, उसका प्लेट इनफाइनाइट पर रहता है। तो ये मत सोचना, इसका टोटल कंसेप्ट, टोटल फार्मूला, जिसे स्फेरिकल कंडक्टर का चार्ज जो आएगा वो जो है कैपेसिटर के लिए वैलिड है, या कैपेसिटर वाला टोटल फार्मूला कंडक्टर के लिए भी वैलिड है। ये दिमाग में रखना, दोनों एक ही चीज है। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कीजिए। अब तो हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के लिए हमें थोड़ा जगह की आवश्यकता है। हम समझते हैं, हमारा मतलब आप समझ गए होंगे कि इस टाइप से लाते लाते यहाँ प्लस होता जाएगा, यहाँ माइनस होता जाएगा, ये मुश्किल बढ़ता चला जाएगा। हाँ, तो अब हमें थोड़ा सा जगह की आवश्यकता है, तो हम इसे साफ कर रहे हैं। यस विद्यार्थी, अब देखते हैं। तो यहाँ पे अब ये चार्ज क्या हो जाएगा, पूरा भर सकते हैं हम लोग। शुरू में चार्ज नहीं रहा होगा, अब चार्ज भरता चला जा रहा है। तो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हाँ, ये क्या हो जाएगा, अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dw इस टाइप से, या टोटल वर्क डन चाहिए तो यहां लिखेंगे क्या, q/c और क्या dq हो
कितना आया, और चार्ज कहाँ दिया है, 0 से Q। शुरू में चार्ज 0 था, इस कंडक्टर का चार्ज शुरू में क्या था, 0 था, पोटेंशियल 0 था, लेकिन इसकी कैपेसिटेंस कितना था, इसका कैपेसिटेंस हमेशा क्या है, C है, और C यहाँ पे एकदम कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। ध्यान दो, अरे C का मतलब, कैपेसिटेंस का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। किसी एक चीज की धारण करने की क्षमता नहीं बदल, कोई बर्तन है, फिक्स बर्तन है, उसकी धारण करने की क्षमता नहीं बदल रही है। हाँ, बस इतनी सी जानना है। अब एक गिलास पानी आप डाल दिए किसी बाल्टी में, एक गिलास पानी आप डाल दिए, गिलास पानी आप डाल दिए, तब उसकी धारिता थोड़ी बदल जाएगी। धारण करने की जो क्षमता, जैसे 50 लीटर अगर वो धारण करता है तो 50 लीटर वो आप ही करेगा, टोटल अमाउंट से ही तो मतलब है आपको। अब इसको इंटीग्रेशन में विद्यार्थी आप देख रहे हैं C कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल्स वगैरह पढ़ा चुके हैं, आप वहां जाकर वीडियो देख लें। तो मैं चलो इधर, तो 1/C को आप बाहर लेंगे, 0 से Q करेंगे, Q dQ है। इसका इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप समझिए कि आप लापरवाह हैं। हाँ, यस, जैसे वहां पे इंटीग्रेशन बताया गया होगा x dx, तो x²/2, x पावर n dx, तो x पावर बताया गया होगा इंटीग्रेशन x पावर n+1/n+1, ये कंडीशन होता है, वहां इंटीग्रेशन आपको बताया गया। बहरहाल इतना आया, तो 1/C अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, Q²/2 -0, इतना आया विद्यार्थी, इतना आया। इसके बाद वाला कंडीशन है ये, हाँ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू आया Q²/2C आया, Q²/2 आया, हाँ, इतना आया। इसके बाद विद्यार्थी अब हम समझते हैं, अब इसे हम हटा रहे हैं, अब इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। इसके बाद एक कंसेप्ट है, अब किताब वाला क्या है, यही डायरेक्ट कह देता है कि यह कार्य ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, जिसका और मेन कंसेप्ट थोड़ा सा और लिखते हैं। वहां एक कंसेप्ट है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन कितना आया है, Q²/2C आया। हाँ, तो UF को मान ले रहे हैं हम U विद्यार्थी, क्योंकि जो फार्मूला बुक में दिया है वो किस में दिया है, वो U के रूप में दिया रहता है, तो U मान लेते हैं। U इनिशियल, मैं बता, इनिशियल टाइम में जो आपका कंडक्टर है, इनिशियल टाइम में उसकी पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल क्या है, 0 है, तो U भी क्या होगा, सब कुछ 0 है, केवल कैपेसिटेंस कांस्टेंट है C, बाकी सब इनिशियल टाइम में 0 है, इक्वल टू ये Q²/2C है विद्यार्थी। तो आज से U इक्वल टू आया है Q²/2C, ये पहला फार्मूला हुआ। Q²/2C ये क्या हुआ, पहला फार्मूला हुआ। अब इसी को दो फार्मूले और बनाया जाता है, जैसे कोई कहे Q इक्वल टू CV, अब Q और C के रूप में है, तब तो ये फार्मूला ठीक है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता है अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर की, तो C के स्थान पर क्या लिखेंगे, ये परीक्षा में आया है, C के स्थान पे आप लोग लिखेंगे ये चीज, C बराबर होता है क्या, 4πε0 इंटू R, इस टाइप से गोली चालक की धारिता A, तो C के स्थान पर अगर ये लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8πε0 A, इस टाइप से। तो इस टाइप से ऑप्शन रहता है, गोली चालक की धारिता C के स्थान पे वैल्यू रख देंगे, तो C के स्थान पे चाहे जिसका वैल्यू रखेंगे वो यहाँ पे आएगा, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। हाँ, तो Q इक्वल टू अगर C भी लिखते हैं तो C² V² हो जाएगा,
तो यू बराबर यहाँ क्या आएगा, अरे सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपान आया बटे 2c, एक सी कैंसिल हो जाएगा तो हाफ सी वी स्क्वायर आ रहा है, तो यू बराबर जो आ रहा है हाफ सी वी स्क्वायर। अब हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में दिया हो, तब तो ये हो जाएगा, इसे आपको ध्यान देना है, ये भी एक फार्मूला है। अब एक और बनाना है, तो हमें लगता है इसी फार्मूले में C इक्वल टू हम रख दें Q बाई वी, शायद अलग बनता हो, Q बाई वी, Q बराबर CV होता है, सब लोग जानते होंगे, Q बराबर CV, हाँ यस इतना होता है। हाँ तो इसके बाद विद्यार्थी, तो अगर ये रखेंगे Q स्क्वायर अपान वी स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर अपान वी स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें लगता आ रहा है अलग फार्मूला, तो अब तक नहीं हुआ। C इक्वल टू Q बाई वी, एक वी कट जाएगा, हाँ ठीक है, क्या रखो, तो U बराबर हो जाएगा 1/, ये है Q बाई वी इंटू वी स्क्वायर। तो जो हमारा हो रहा है फार्मूला, एक वी से वी कैंसिल हो जाएगा, U बराबर हो रहा है 1/2 Q, ये इक्वेशन, यही 3 इक्वेशन बनते हैं। U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर ये भी होता है, U बराबर 1/2 क्यू वी होता है, U बराबर क्यू स्क्वायर अपान 2c होता है। ये 3 फार्मूला है। नोट में आपको लिखना चाहिए कि नोट में ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर के लिए ये सत्य है, कंडक्टर के लिए भी सत्य है, ये कहना है। मतलब जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर जो फार्मूला आया है, ये कैपेसिटर के साथ साथ कंडक्टर के लिए भी वैलिड है। हाँ ये जान नोट में यही है। तो दिस फार्मूला इज वैलिड, दिस फार्मूला इज आल्सो वैलिड कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कंडक्टर, तो दोनों के लिए वैलिड है, ये जानकारी होना चाहिए। तो हम समझते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर और स्फेरिकल कंडक्टर कुछ इस टाइप दे देता है, तो दोनों दशाओं में डेरिवेशन यही है। अगर स्फेरिकल कंडक्टर की बात करता है तो इसका सेकेंड प्लेट इनफाइनाइट पर माना जाता है, वहां से डीक्यू चार्ज बारी बारी से ले आना है। अगर ये वहां से ले आना है, अगर ये कैपेसिटर दे दिया है, नजदीक में 2 प्लेट है, तो ऋण वाले प्लेट से प्लस डीक्यू चार्ज को बारी बारी से ले आना है। तो पहली बार जब ले आएंगे डीक्यू चार्ज ए वाले प्लेट पहली प्लेट पर, तो कोई कार्य नहीं करना होगा क्योंकि कोई चार्ज पहले से उपस्थित नहीं है। हाँ कंडक्टर का सी जो है, जो कैपेसिटेंस है, वो कांस्टेंट रहेगा, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो आप विद्यार्थी इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट रीडिंग देखा जाए, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर का, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया आपका, ये इस टाइप से, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस टाइप से एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is called energy density of capacitor, is called energy density of capacitor। तो जो इसकी डिफिनीशन है वो यही है। तो कैपेसिटर के एकांक आयतन में जो चार्ज होता है उसी को क्या कहते हैं, चार्ज एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। यही वो चार्ज नहीं यार, पोटेंशियल एनर्जी, यस
पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो ये ध्यान देना है। तो यू पहले चलो, ये तो डिफिनीशन होगा इसका। एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, ये कंपटीशन के लिए जरूरी नहीं है, बोर्ड के लिए इसके फार्मूला लिखने के लिए पूछा जाता है, फार्मूला पूछा जाता है, फार्मूले पे 1 नंबर का सवाल आया है बोर्ड लेवल पे। हाँ, तो हम लोग U इक्वल टू पढ़े हैं हाफ CV², अभी जस्ट पढ़ रहे हैं, ये पढ़े हैं। और कैपेसिटर में विद्यार्थी आपको ये बता दूं, स्फेरिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर, कोई कैपेसिटर जो है उपयोगी नहीं है, यूजफुल नहीं है। कैपेसिटर की जब बात होती है तो केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही लिया जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही यूजफुल है। और कैपेसिटर में मेन कैपेसिटर यही है, जब भी बात होगी वो इसी की बात होती है, इसी का सब कुछ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यही यूजफुल है, इसी का उपयोग होता है, सब कुछ समझिए यही है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर जो कहा जाता है वो जो है उसकी कैपेसिटेंस बहुत कम होने के कारण वो यूजफुल नहीं है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ पे U इक्वल टू हाफ CV² विद्यार्थी, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू होता है ε0A/d होता है, ये हम लोग जानते हैं। और हम लोग ये भी जानते होंगे, अगर क्या, ये हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस यदि उनके बीच क्या है, एयर भरा है, तो ऐसी दशा में उसकी धारिता C इक्वल टू ε0A/d होता है, ये होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होता है, आप लोग पढ़े होंगे Ex इक्वल टू dV/dx, इस टाइप से कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये D आकार में मानिए जो कि इनके बीच की दूरी क्या है, अगर D है तब, मतलब कैपेसिटर की बात हो रही, कैपेसिटर का मतलब यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में फार्मूला निकाला गया, इसी वैल्यू को इसमें पुट करिए, तो ये U इक्वल टू हो जाएगा हाफ, C के स्थान पर लिखेंगे ε0A/d, चलो C हो गया, और ये हाफ CV², V इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा E गुणे D हो जाएगा, स्क्वायर है तो रहेगा, यहां से रखेंगे इसको। चलिए अब देखते हैं क्या किया जाए, ε0A/d यहां आया E² गुणे D² आया, एक D से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक D यहाँ पे रह गया, मतलब ये आ रहा है 1/2 ε0A A गुणे D एक में कर लेते हैं इंटू E², इतना आया हमारा, यस, एक D यहाँ बचा, ये D कर दिया, U बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी आया, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू आया हाफ CV² कैपेसिटर के लिए, पहले ये आया है। अब इसमें C और E की वैल्यू जब हम रख देते हैं तो ये कंडीशन हो गया, चलिए ठीक है। लेकिन हमारा एनर्जी डेंसिटी किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी। तो यहां हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू, एनर्जी डेंसिटी को U सिंबल देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं, कैपेसिटर का ऊर्जा घनत्व हिंदी में। हाँ, एनर्जी डेंसिटी, देखो यहाँ पूरा नहीं लिखे, पूरा यहाँ लिखना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर U इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और पोटेंशियल एनर्जी है U इक्वल टू आपका आया है ये 1/2 ε0 A गुणे D,
इंटू ई स्क्वायर आया है अपॉन वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया गुणे डिस्टेंस, तो एरिया वॉल्यूम के स्थान क्या लिख सकते हैं, ए गुणे डी भी लिख सकते हैं। तो ये विद्यार्थी इससे हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आया। तो आज से आपका है एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, उसे सिंबल यू से, स्मॉल लेटर यू से दिखाए हैं, तो आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो आज से आपसे पूछा जाए एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला बताइए, तो आप कहेंगे स्मॉल लेटर में यू इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जानकारी होना चाहिए। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच पूरी तरह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता तो यहाँ सी के स्थान पे क्या आता है, यहाँ के आता। तो ये कहाँ है, यहाँ भी के रहता, यहाँ भी के रहता, और यहाँ भी के रहता, और हमारे आंसर में भी क्या रहता है, के। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है पूरी तरह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा है, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, पोटेंशियल कम हो जाता है। पोटेंशियल कम होने से और ज्यादा चार्ज धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, यही होता है। तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, धारण करने की क्षमता बढ़ जाने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो अगर पूरी तरह भरा हुआ है तो ये फार्मूला ही आएगा U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, या के, यहाँ के लगा दे, के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा। और AR वैक्यूम के लिए आप के इक्वल टू कितना जानते हैं, के का मान 1 होता है। तो यही फार्मूला है विद्यार्थी एनर्जी डेंसिटी का। बोर्ड परीक्षा वाले लड़के इसको ख्याल करें। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, इसी फार्मूले पे यहाँ पे रखा गया है। तो आज बस इतना ही विद्यार्थी, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।